नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुश आमदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिस सब्जेक्ट को लेकर के आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का टाइटल है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेसिफिकली बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 5 के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसओएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, तो आप तीनों कैटेगरी के अंदर एग्जैक्टली सेम सिलेबस आपको देखने को मिलेगा और एग्जैक्टली सेम पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है, काफी जरूरी और इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ नोटबुक पेन लेके बैठेंगे और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो तमाम चीजों को नोट करते चलेंगे। देखिए, सेशन को शुरू करूं उससे पहले कुछ बुनियादी बातें आप लोगों को जान लेना जरूरी है। अगर आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं तो काफी टीचर्स, काफी प्रोफेसर, काफी असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स अपने आप में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाला है। यानी कि अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा और न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। लेकिन मैं अगर अपने व्यक्तिगत ओपिनियन की माय डियर फ्रेंड्स बात करता हूं तो आपके थ्योरी से आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पहले इनकम टैक्स अपने आप में आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहने वाला है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस की, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपको पहले इनकम टैक्स एक्ट्स के तमाम सेक्शंस को अंडरस्टैंड करना होता है, प्रोविजन को अंडरस्टैंड करना होता है, सबसेक्शन और क्लोजेस को अंडरस्टैंड करना होता है। जब तक ये सारी चीजें आप लोग याद नहीं कर लेते हैं, समझ नहीं लेते हैं, मेमोराइज नहीं कर लेते हैं, तब तक आप लोग किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो काफी हद तक हर एक चैप्टर के अंदर भर भर के आपको थ्योरी देखने को मिलती है। फिर उस थ्योरी का इस्तेमाल करके, यूज करके, उस थ्योरी को यूटिलाइज करके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर एक सही अप्रोच को एडॉप्ट करना होता है। यानी आप लोग ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर जितना योगदान थ्योरी का है उतना ही योगदान प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का भी रहने वाला है। दैट्स व्हाई हम अपने इस सब्जेक्ट को आपके एग्जामिनेशन से पहले दो पार्ट के अंदर ब्रेक करने वाले हैं। ये वाला वीडियो कंसंट्रेट करेगा आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को लेकर के कि एग्जैक्टली जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो कौन से रहने वाले हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनको अगर आप लोग तैयार करके चले जाते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना बढ़ जाती है। इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद एक और सेपरेट सेशन में लेके आऊंगा जहां पर हम लोग आपके इनकम टैक्स के जो आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका जैसे दो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक तो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, एक आपका जो आपका इनकम टैक्स है। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इतू सा सिलेबस है, माने बहुत थोड़ा सिलेबस है, बहुत कम सिलेबस है। वही अगर आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स का सिलेबस इतना ज्यादा है। अगर सिलेबस इतना ज्यादा है तो थ्योरी भी कहीं हद तक बहुत ज्यादा आपको याद करनी पड़ेगी अगर आप लोग एंटायर इनकम टैक्स के सिलेबस को समझना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोग केवल और केवल एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग बात करते हैं कि सर हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल अपने एग्जाम क्रैक करने हैं, तो मैं माय डियर फ्रेंड्स आपको बताता चलूं एग्जाम के अंदर आपके, चाहे आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर लीजिए, केवल और केवल 20% टॉपिक्स ऐसे हैं, केवल और केवल 20% क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल हो, चाहे वो आपका थ्योरी हो, तो माय डियर फ्रेंड्स ये 20% टॉपिक आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको अप टू 80% तक रिजल्ट दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। न केवल आपके इनकम टैक्स के अंदर बल्कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स ये रूल, ये नियम फॉलो होता है जिसको आप लोग कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। ये आपका एक जाना माना प्रिंसिपल है जिसके बारे में डेफिनेटली आप सभी ने कभी ना कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। तो आज की वीडियो के अंदर माय डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं तमाम 20% ऐसे क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे तो इनसे बाहर आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपको एक भी सवाल, एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। हर एक चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। 3 से 4 क्वेश्चन केवल आपको रेडी करने हैं, जिनमें से काफी क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। केवल
केवल 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप लोग चैप्टर वाइज तैयार कर लेते हैं ना तो आपका काम बन जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी 20% टॉपिक है ना, तमाम 20% टॉपिक अलोंग विद जितने भी क्वेश्चंस मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं, तमाम क्वेश्चंस को मैं अपनी वीडियो लेक्चर के दरमियान पढ़ा चुका हूं। पूरा सिलेबस मैंने इनकम टैक्स का कराया है, वहां पर एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो डेफिनेटली आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के अगर आप लोग आंसर चाहते हैं तो वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर के अंदर और देखते हैं एग्जैक्टली कौन कौन से चैप्टर है जहां से आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहने वाली है। वैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताता चलूंगा कौन से चैप्टर जहां से हाई प्रोबेबिलिटी है, कौन से ऐसे चैप्टर है जहां से लो प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। एंटायर सिलेबस की बात करोगे तो 14 चैप्टर आपके सिलेबस में डाले गए हैं, लेकिन अगर आप लोग थ्योरी की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स 12 चैप्टर ऐसे हैं जहां से थ्योरी पूछी जा सकती है, जहां से प्रोबेबिलिटी है थ्योरी पूछने की। पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट है, 101% थ्योरी आएगी। रेजिडेंशियल स्टेटस से भी एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। एग्जेम्प्टेड इनकम के अंदर से भी आपको थ्योरी देखने को मिलेगी। सैलरी चैप्टर ऑप्शनल है, इसकी थ्योरी आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। यहां से आपको डायरेक्ट एक 18 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग डेफिनेटली यहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ ज्यादा एक तरीके से रुझान रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यहां से भी प्रोबेबिलिटी है। अगर आप लोग बात करते हैं इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी की, अगर आप लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहां से भी थ्योरी क्वेश्चन आता ही आता है। कैपिटल गेन से भी कई बार थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है। आईएफओएस यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां से भी कई बार थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड तो ज्यादातर आपके थ्योरेटिकल चैप्टर ही हैं। और आपका एक एग्रीकल्चर इनकम, यहां से भी आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। डिडक्शन जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, यहां से भी आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद लीडिंग केसेस से भी कई बार आपका कोई ना कोई केस हो जाता है, जैसे अगर आप लोग सीआईटी वर्सेस राजा बिनोई की बात करते हैं तो वाला काफी पॉपुलर केस है, वो अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर केस बेस्ड में पूछ लिया जाता है। अगर आप लोग 12 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका चैप्टर नंबर 12 आपका ऑप्शनल रहने वाला है, इसको डेफिनेटली आप लोग स्किप कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी बहुत कम रहने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये ऐसे चैप्टर है जिनके अंदर से आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि आपके एंटायर सिलेबस के अंदर 14 चैप्टर डाले गए हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से आपको केवल और केवल माय डियर फ्रेंड्स आपको इन 12 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करने हैं। अगर आप लोग बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की तो माय डियर फ्रेंड्स बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले अगर आप लोग इस सेशन की पीडीएफ चाहते हैं ना तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप लोग वहां पे उस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर काफी प्रीमियम कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी का ये भी डाउट क्लियर रहा होगा कि एग्जैक्टली इस सेशन का पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा। अब बात करते हैं आपके चैप्टर फर्स्ट की, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बेसिक बनते हैं। एसएससी का मतलब क्या होता है, पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर से आप लोग क्या समझते हैं, यही आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। यही क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन के अंदर आने हैं, इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो छोटी छोटी चीजें आप सभी को पता भी होगा और अभी आप लोग और इन चीज को एम्फसाइज करके अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जैसे आपको पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्या होता है, उसके बाद आप लोग कहिएगा असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन आपको याद करनी है, उसके बाद आपको याद करना है पर्सन क्या होता है, उसके बाद एक शब्द होता है जिसको आप लोग कहते हैं एसएससी का क्या मीनिंग होता है, और उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको बताना है ग्रोस टोटल इनकम और टोटल इनकम के अंदर आपका क्या फर्क होता है। आप सभी जानते हैं ग्रोस टोटल इनकम के अंदर डिडक्शन अप्लाई नहीं होता है, अगर आप लोग डिडक्शन अप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, टोटल इनकम मिल जाता है। सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं पहले चैप्टर से, तो आई होप कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को मार्क कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। बात करते हैं आपके दूसरे चैप्टर की, जहां पे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है। वैसे तो आपका यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, लेकिन कई बार थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है। सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है ना आज की स्लाइड के अंदर, तो आप लोग पहला क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलता है, वहां पे बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दोनों आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको कंपनी के ऊपर बात करनी है, आपको 2 ध्यान रखना है। और कई बार क्या होता है ना, आपका हिंदू अनडिवाइडेड
अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या समझ में आया ना, यहाँ पे तो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है कि इंडिविजुअल और कंपनी का कैसे डिटरमाइन किया जाता है। आपकी कंपनी को कब ट्रीट किया जाता है नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होता है। उसके बाद आपका HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला क्वेश्चन भी है कि भाई इसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे आप लोग निकालते हैं। उसके बाद आप देखिएगा ये वाला सवाल है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको नोट कर सकते हैं। व्हाट इज द इंडेंस ऑफ द टैक्स ऑफ ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल अंडर द सेक्शन 5, एक्सप्लेन करना है। सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आपको इसको एक्सप्लेन करना है। माय डियर फ्रेंड्स, पहले 3 क्वेश्चन के अंदर से ही आपको कोई ना कोई एक सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, तो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं पार्ट ए के अंदर एग्जम्पशन के अंदर। पहला तो क्या है आपका एग्रीकल्चरल इनकम से सवाल आता ही आता है, ठीक है। व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है इनकम टैक्स पर्पस के लिए, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा एक सवाल ये पूछा जाता है, गिवन एग्जांपल ऑफ द इनकम्स व्हिच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 कौन-कौन सी एग्जैक्टली इनकम है जिनको क्या किया गया है, टैक्स के अंदर एग्जम्प्ट किया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट रहने वाले हैं। अगर आपका थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों के अंदर से ही आएगा। सैलरी के अंदर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं डालूंगा, वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि सैलरी के अंदर से माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन तैयार करना, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है डायरेक्ट 18 नंबर का। वैसे कई बार यहाँ से इस पर्टिकुलर इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिए जाते हैं। जैसे ग्रेजुएटी आपको पढ़ना है, ग्रेजुएट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। आपका प्रोविडेंट फंड है यानी PF जो है आपका, चाहे वो आपका रिकॉग्नाइज्ड हो चाहे आपका अनरिकॉग्नाइज्ड हो, इससे जुड़े हुए आपको तमाम सेक्शंस और प्रोविजन को अंडरस्टैंड करना है। एक्सप्लेन द प्रोविजन विद रिगार्ड्स टू द पेंशन, पेंशन को आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना है, सैलरी हेड के अंदर ये बात कर रहा है। इसके अलावा टैक्स ट्रीटमेंट जैसे आपका HRA हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, उसके बाद भी आपको जैसे एजुकेशनल फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड की जाती है, इंटरेस्ट फ्री लोन जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं कोई भी एम्प्लॉय अगर क्लेम करता है रेमुनेशन ऑफ द 2 लाख फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ इन द सिटी ऑफ हॉस्पिटल, ये तमाम चीजें हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। मूवेबल सेल्स अगर आप लोग करते हैं, किसी भी एसेट है जो मूवेबल है उसका सेल करते हैं तो उसका किस तरीके से टैक्स ट्रीटमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आपको ज्यादा चांसेस क्वेश्चन के प्रैक्टिकल आने की है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। वैसे अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार सेफ हैंडेड रहने के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस के ऊपर भी जरूर नजर मार के जाइएगा। क्लियर है, ये कुछ क्वेश्चन है जो और भी आपके रिपीट होते हैं। सैलरी में भी टैक्सेबल ऑन द ड्यू बेसिस, मैंने बताया था, एक तो ड्यू बेसिस होता है, एक आपका रिसिप्ट बेसिस होता है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपका आ गया हाउस रेंट अलाउंस के बारे में आपको बताना है। वैल्यूएशन ऑफ द रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस कैसे किया जाता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन जिसको कहते हो, आपने पढ़ा होगा ना रेंट फ्री अकोमोडेशन, काफी डिटेल में जाकर के पढ़ाया था, तो इससे भी अक्सर आपका थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अगर आएंगे तो इन्हीं में से आएगा, इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अब ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, HP की बात करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, सेट द आइटम ऑफ द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी विच आर लायबल टू टैक्स, नॉट लायबल टू टैक्स, ये आपको बताना है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो नॉट लायबल है टैक्स के लिए। इसके अलावा आपको बताना है प्रोविजन, किससे जुड़े हुए प्रोविजन बताने हैं, डीम्ड ओनरशिप से, काफी डिटेल में जाके लेक्चर कंडक्ट किया था मैंने अंडर द हेड इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। डीम्ड ओनरशिप को आपको एक्सप्लेन करना है, कौन कौन से प्रोविजन है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। इसके अलावा आपको डिफाइन करना है एनुअल वैल्यू को, काफी डिटेल में जाकर के पढ़ाया था, एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल पार्टी वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी काफी पढ़ा दी थी। अगला क्वेश्चन भी आपका एनुअल वैल्यू से ही जुड़ा हुआ है, तो या तो एनुअल वैल्यू से क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे अलग अलग केसेस हम लोगों ने पढ़े थे जहाँ पे लेट आउट था, सेल्फ ऑक्यूपाइड था, जो हाउस वाले केसेस थे ना, वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा रहती है। लेकिन आपका ये जो क्वेश्चन है ना, जहाँ पे आप लोग कहते हैं डीम्ड ओनरशिप, ये वाला सवाल अक्सर रिपीट होता है। और एक आपको बताना है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन से आइटम ऑफ इनकम है जो आपके नॉट लायबल टू टैक्स होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन 4 क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा थ्योरी के प्रोस्पेक्टिव से। वहीं अगर आप लोग बात करते हैं PGBP की, यानी कि प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन की अगर आप लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे पहला सवाल क्या पूछा गया है, एनलिस्ट एटलीस्ट 6 एक्सपेंस, ये सवाल 101% रिपीट होगा, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है,
आपको एनलिस्ट करना है 6 एक्सपेंस विच आर एक्सप्रेसली डिसअलाउड बाय द इनकम टैक्स एक्ट व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन। जब भी आप लोग पीजीबीपी को कंप्यूट करते हैं तो ऐसे 6 एक्सपेंस बताने हैं जो यहाँ पे डिसअलाउ किए गए हैं। इसके बाद अमोर्टाइजेशन और अमोर्टाइजेशन ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अंडर द सेक्शन 35D आपको एक्सप्लेन करना है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन द एस्टिमेट बेसिस इन द केसेस ऑफ द टैक्स पेयर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्लेइंग, लीजिंग ऑफ, हायरिंग ट्रक। ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B, ये भी कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। अगेन अगर अब मैं कहूं ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके एग्जाम के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहने वाली है। तो आपका अगर आप लोग पीजीबीपी की बात करते हैं तो ऊपर वाले 2 या 3 क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। कैपिटल गेन की बात करते हैं तो कैपिटल गेन के अंदर आपके पहले 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथे को अगर आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन कई बार किस्मत अगर आपकी ज्यादा खराब है तो पूछ लिया जाता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप ऑफ द एसेट्स आपको बताना है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट को एक्सप्लेन करना है। डिस्टिंग्विश करना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, कई बार पूछ लिया जाता है। आपको बताना है एग्जम्पशन ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर द सेक्शन 54, ये भी सवाल आ जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा स्टेट गिविंग रीजन वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल एसेट और नॉट, ये कैपिटल एसेट है या नहीं इनको बताना है और इनका एक रीजन भी आपको देना है, सॉलिड रीजन माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देना होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले 3 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आई होप कि तीनों क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे जब मैंने एक एक लेक्चर को कंडक्ट किया होगा। अगर आप लोग आईएफओएस की बात करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करते हैं, तो आपको बताना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आप लोग क्या समझते हैं। आपको बताना है गिव द आइटम ऑफ इनकम विच आर स्पेसिफिकली टैक्स्ड अंडर द सेक्शन 56(2), काफी डिटेल में जाकर के पढ़ाया था। डिस्कस द फॉलोइंग विद द सूटेबल एग्जांपल। अच्छा, ये आपको बताना है ग्रोसिंग अप ऑफ ए लॉटरी इनकम और आगे आपको बताना है ग्रोसिंग अप ऑफ ए इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हेन इज मनी इज रिसीव्ड विदाउट द कंसिडरेशन ट्रीटेड एज ए इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आल्सो स्टेट केसेस इन विच सच ए प्रोविजन आर इनएप्लीकेबल, ये आपको बताना है। अगर आप लोग आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम से आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में आपको डिटेल में जाकर के बताना। मेरे फ्रेंड छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनके अंदर से भी मैं आपको रिफाइन करता चल रहा हूं कि अगर आप लोगों को मैंने हर एक चैप्टर से 3-3 4-4 क्वेश्चन दिए हैं तो उन 3-3 4-4 क्वेश्चन के अंदर भी 1-1 2-2 क्वेश्चन ही बनते हैं जिनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी चांसेस हाई रहती है। बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है अगर इनका आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोग पूरी किताब उठा करके देखेंगे तो उनका तो ये 20% भी नहीं बनता, मैंने 20% बोल दिया है लेकिन ये मोर देन लेस देन 20% है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लबिंग ऑफ इनकम से 2 ही सवाल आपको करने हैं। व्हाट इनकम ऑफ अदर्स आर इंक्लूड इन द टोटल इनकम ऑफ एसएससी, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज एन इंडिविजुअल एसेसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेमुनरेशन ऑफ द स्पाउसेस अंडर द सेक्शन 64(1) सेकंड, ये मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया था। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर 2 ही क्वेश्चन बनते हैं और दोनों के एग्जाम के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। अगर आप लोग कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की बात करते हैं तो व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग टू द सेट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के लिए क्या क्या प्रोविजन है। व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफ द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द फॉलोइंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लिए आ चुका है। उसके बाद अगर आप लॉस फ्रॉम द स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, ये मैंने बताया था स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन को भी डिटेल में पढ़ाया था। अगर आप लोग लॉसेस ऑफ द लॉटरी की बात करते हैं, कार्ड गेम की बात करते हैं तो उससे जुड़े हुए क्या क्या प्रोविजन है। तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है इस चैप्टर से, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू द सेट ऑफ द लॉसेस, आपको बताना है सेट ऑफ द लॉसेस से रिलेटेड प्रोविजन अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया। तो ये कुछ 3 क्वेश्चन है जिनको आपको तैयार करना है एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम, तो यहाँ पे आपको तमाम डिडक्शन करने हैं। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 और 6 क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, इन पर जरूर नजर मार के जाइएगा। वैसे तो एटीसी से एटीयू तक आपको पढ़ना होता है लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना ये काफी बार रिपीट हुए हैं, इस बार भी इनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। इसके अलावा ये 4 क्वेश्चन आप लोग लीडिंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल पर्पज एंड डिफाइंड द केस ऑफ द सीआईटी वर्सेस द राजा बिनोय कुमार साहरोई। इसका केस मैंने डाल रखा है अपने चैनल के ऊपर, आप लोग इसको जरूर करके जाइएगा। अलोंग विद आप पहला केस जरूर कीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे क्या पहला केस क्या है, इन द लाइट ऑफ द केस ऑफ द सेला कोसिक
वर्सेस द सीआईटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सैला कौशिक वर्सेस द सीआईटी वाला केस जरूर पढ़ के जिएगा। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे रेंट वाला केस था, यहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पज वाला केस था। तो माय डियर फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आया तो इनको जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पे, इस चैप्टर को आप लोग माय डियर फ्रेंड्स स्किप कर सकते हैं, यानी कि 11 ही चैप्टर अगर आप लोग कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। बाकी जो 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इन 5 क्वेश्चंस को माय डियर फ्रेंड्स तैयार कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली इनसे बाहर आपको एक भी सवाल थ्योरी बेस्ड आपके एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद, हालांकि सेशन मैंने थोड़ा सा फास्ट कंडक्ट किया है क्योंकि हमें केवल क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, ताकि आप लोग इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करके अपने एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से तैयार कर पाए। चाहते हैं कि एक डिटेल सेशन लेके आऊं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। छोटा सा टारगेट, वीडियो पे अगर 100 कमेंट हो जाते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल मैं आपका वन शॉट तैयार कर दूंगा, जहां पर हम लोग कंप्लीट थ्योरी को एक साथ अंडरस्टैंड करेंगे और एक वन शॉट के अंदर कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग एक साथ एक तरीके से डिस्कस कर लेंगे। बाकी दैट्स डिपेंडिंग अपॉन कि ये वीडियो किस तरीके से परफॉर्म करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आखिरी तक बने रहे उस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए सोल दी बेस्ट, लकी।